चलो, टॉपिक है आज का हमारा उत्सर्जन तंत्र। देखो, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? जो हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल है उन्हें बाहर निकालना, हमसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। लेकिन इसमें निकालने में कुछ अंग सहायक होते हैं ना, जिन्हें हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। क्योंकि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जैसे उत्सर्जी अंग क्या है मुख्यतः, क्योंकि हमारा टॉपिक भी उससे रिलेटिव है, तो हमारा जो तंत्र है, तंत्र तो काम जब करेगा जब हमारे अंग काम करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम अंग की बात करते हैं, जो उत्सर्जन तंत्र है उसमें जो अंग आएंगे वो अंग कौन कौन से हैं? उत्सर्जी अगर अंगों की बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी क्या है? त्वचा है। ठीक गुरु जी। अभी कहने का मतलब ये है कि जो हमारे शरीर से कुछ भी निकालने का काम कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? उत्सर्जित अंग कहते हैं ना। ठीक है, त्वचा गलत लिखा गया था गुरु जी, नहीं फिर भी थोड़ा सा, तो उत्सर्जी अंग कहते हैं जो हमारे सबसे पहले त्वचा। अब देखो, त्वचा होगी, या अगर मैं जैसे ये कहूँ कि आँख से आंसू निकलते हैं तो भी तो हमारा उत्सर्जन हो रहा है, लेकिन जो आंसू निकलते हैं वो हमारी त्वचा का हिस्सा है। और हमने इसमें आपको पहले बताया था कि जो हमारा पसीना है वो भी एक वेस्ट मटेरियल है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो हमारा वेस्ट है, मतलब एक्स्ट्रा है, जिसे हम हानिकारक है, क्योंकि अगर शरीर के अंदर वो रहेगा तो नुकसान कहीं ना कहीं देगा। तो अगर वो निकलता है तो हमारा क्या? उत्सर्जन हो रहा है। तो उत्सर्जन में हमारा क्या? त्वचा का भी महत्व। देखो, अगर हम उत्सर्जी अंगों की बात करते हैं तो हमारा त्वचा हो गया। त्वचा से हमारा तेलीय पदार्थ निकलता है जिसे हम पसीना कहते हैं, या सीवन भी कह सकते हैं। सीवन एक शब्द और आता है, सीवन। देखो, पसीना तो आप लोगों ने सबने देखा होगा, लेकिन एक सीवन क्या होता है? अभी शीत ऋतु चल रही, आपने कई बार देखा होगा सोते सोते मुंह पे ऑयली सा हो गया या हाथ ऑयली से हो गए, मतलब महसूस हो रहा, तो ऑयली सा क्या हो उसे हम सीवन कहते हैं, यानी कि एक ऑयली पदार्थ निकलता है। और हमने इसमें एक और कंडीशन रहती है। देखो, त्वचा से पसीना निकला, पसीने के साथ में क्या निकलता है? नमक। क्योंकि गर्मियों में आपने देखा होगा जब क्या आ जाता है, पसीना निकल जाता है तो जो सल्ट होती है उस पर अलग लगा रहता है, वो नमक अलग निकलता है। तो त्वचा से हमारे 3 चीज़ें निकलती हैं, एक तो सीवन, पसीना, पसीने में क्या निकलता है? नमक निकलता है, और एक इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी तो निकलता है। हमने आपको ये बताया था कि इससे एक हमारा एंजाइम निकलता है जो हमारे क्या करता है? बैक्टीरिया को मारता है, वो भी निकलता है। तो वेस्ट मटेरियल का निकालने का मतलब है कि हमारा उत्सर्जित अंग में आएगा, आपका त्वचा भी आता है। फिर हमारे क्या आते हैं? फेफड़े आते हैं। फेफड़े, देखो नंबर 2 नहीं अभी चल रहे हैं, अभी हम खाली अंगों को देख रहे हैं, तो अभी हम समझ रहे हैं। तो फेफड़े, अब फेफड़े किसका उत्सर्जन करते हैं गुरुजी? कार्बन डाइऑक्साइड का। उत्सर्जन का मतलब है हमें वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। तो हमने फेफड़ों ने ऑक्सीजन तो ले ली, लेकिन वो CO2 का उत्सर्जन कर देते हैं। तो CO2 का उत्सर्जन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। लेकिन जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसमें आप वाष्प भी तो निकालते हैं। ठीक है जी, तो हम डायरेक्टली कहते हैं कि वाष्प, जो जल वाष्प बची हुई है श्वसन के दौरान जो अंदर गई थी, वो भी हमारी बाहर निकल जाती है। कई बार आपने ये देखा होगा कि जैसे बलगम है, बलगम भी तो हमारा क्या है? वेस्ट है। अब जब वेस्ट है तो उसे भी हम निकालते हैं। तो बलगम किससे निकालते हैं हम? कौन बलगम को निकालने का काम कौन करेगा? अब बताना, बलगम को निकालने का काम कौन करेगा? निकलता तो मुंह से ही है, लेकिन देखो प्रेशर कहाँ से लगता है। हमने कहा था जब श्वसन तंत्र पढ़ा रहे तो जो दोनों हमारे फेफड़े होते हैं, इनके नीचे एक डायफ्राम पाया जाता है ना, और ये जब हम श्वसन को अंदर लेते हैं तो इसका आयतन बढ़ जाता है, और मतलब इसका आयतन बढ़ता है, इसका आयतन घटता है और इनका आयतन बढ़ जाता है। यानी श्वसन जब हम अंदर लेते हैं तो उसमें हमारा क्या होगा? फेफड़ों का आयतन घट जाता है, फेफड़ों का आयतन घट जाएगा, लेकिन इसका बढ़ जाएगा। देखो, आयतन का मतलब ये है कि ये कमरा है, इसमें अभी हवा कितनी थी? हवा हमने कहा, या मान लिया हमने इसमें 100 एंट्री रख दी। अब 100 की जगह हमने इस कमरे को इतना कर दिया कि जिससे इसमें 150 एंट्री आ जाए। कैसे करेंगे? जब हमने इसमें हवा भरी तो ये फूल के चौड़ा हो गया। अब फूल के चौड़ा हो गया तो आयतन तो बढ़ गया, इस कमरे का मतलब क्षेत्रफल बढ़ गया। तो श्वसन क्रिया में जब अंदर हम श्वसन ले रहे हैं तो फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है, और इधर डायफ्राम का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन जब हम इसे सांस को वापस छोड़ते हैं तो डायफ्राम भी तो मारता है। हमने इसमें एक इंटरकोस्टल बताया था आपको। तो ये जब बाहर प्रेशर मारेंगे तो जब हम बाहर से मतलब जैसे खांसने की कोशिश करते हैं तो हम जैसे जो भी करते हैं वो किससे करते हैं? फेफड़ों के कारण हमारा बलगम बाहर आता है। कहने का मतलब ये है कि जो फेफड़े हैं उत्सर्जन किसका करते हैं? CO2 का करते हैं, वाष्प का करते हैं, और आपका
बलगम का करते हैं। त्वचा हमारी हमें पता सीवन है, सीवन का मतलब होता है चिपचिपा पदार्थ होता है। नमक है, ये किसके साथ है, पसीने के साथ ये बाहर निकलता है। उसके बाद आपका आता है यकृत, लीवर, जिसे आप लीवर कहते हैं। अब देखो यकृत भी हमारा उत्सर्जन अंग है, क्योंकि यकृत क्या निकालता है, निकालता ये वैसे डायरेक्टली तो निकालता नहीं, लेकिन ये क्या करता है, जो आपका अमोनिया होता है, अमोनिया से यूरिया, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। हाँ, यानी कि हम डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि ये आपका अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। और यूरिया को फिर निकालने का काम कौन करता है, वृक्क। और ये काम करता है, वृक्क करता है, यूरिया को पेशाब के रास्ते बाहर कर देता है। आपने देखा होगा कि जैसे आप मूत्रालय के पास से जाते हैं तो किस प्रकार की आपको गंध महसूस होती है, तो अमोनिया की आती है ना। तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि मूत्रालय के अगर निकट से गुजरते हैं तो वहाँ अमोनिया की गंध आती है। कारण क्या है कि जो अमोनिया था वो यूरिया के रूप में वृक्क द्वारा मूत्राशय के मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब देखो जो हमारा उत्सर्जन अंग था, उत्सर्जन अंगों में हमारे कौन है, सबसे पहले कौन है, त्वचा है, फेफड़े हैं, यकृत है और आपका वृक्क है। यहाँ से आपको क्वेश्चन ये रह सकता है, हाँ फेफड़े। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन ये रह सकता है कि निम्न में से कौन उत्सर्जन अंग है या कौन आपका नहीं है। तो ये कंडीशन होगी ना। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया, 4 हमारे उत्सर्जन अंग है। अब इनमें जो मुख्य है, मुख्य कौन है, आपका वृक्क है। जो मुख्य उत्सर्जन अंग है ये हमारा कौन है, वृक्क है। अब यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि किससे क्या निकलता है, तो ये हमें पता लग गया ना। अब जो हमारा वृक्क है, वृक्क मतलब डायरेक्टली हम कहते हैं किडनी, तो ये हमारे क्या है, किडनी है। फेफड़े मतलब लंग्स है, ठीक है ना। यकृत मतलब लीवर है। तो लीवर हो गया, किडनी होगी, लंग्स हो गए, तो ये हमारे काम क्या करते हैं, उत्सर्जन अंग का कार्य करते हैं। अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि जैसे हमारी किडनी होती है, सबसे मुख्य जो अंग होता है वो होता है आपका वृक्क, या हम इसे क्या कह सकते हैं, किडनी कहते हैं। तो अभी अगर हम किडनी को देखते हैं, अभी इससे पहले हमने हालांकि आपको पढ़ा था, आपके शरीर में जब हम ब्लड संचरण पढ़ रहे थे, मतलब रक्त परिवहन, तो उसमें 2 चीज़ें आपको दिखाई गई थी, एक आपका धमनी थी और एक आपकी सीरा थी। देखो सीरा और धमनी यहीं से चलते हैं, एक सीरा थी और एक आपकी क्या थी, धमनी थी। अब इनमें से शुद्ध रक्त किस में जाता है गुरुजी, सीरा धमनी से लेकर सीरा। शुद्ध रक्त किसे कहते हैं, पहले ये बताओ, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। ऑप्शन ये है, हार्ट में शुद्धिकरण नहीं होता गुरुजी, हार्ट केवल पंप का काम करता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, फेफड़े। शुद्धिकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन मिलाना। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, फेफड़ों से मिलेगी ना। तो रक्त ने ऑक्सीजन मिलाई तो शुद्ध रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन होती है, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती वो अशुद्ध रक्त होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं सीरा और धमनी है, तो शुद्ध रक्त किस में होता है, सीरा में, धमनी में, धमनी तो अशुद्ध रक्त ले जाती है जी। शुद्ध रक्त होता है धमनी में। ब्लड प्रेशर धमनी से नापते हैं आप, ब्लड प्रेशर आप धमनी से नापते हैं, ना कि सीरा से, ठीक है ना कंडीशन। तो जो शुद्ध रक्त होता है वो धमनियों में बहता है ना, अशुद्ध रक्त सिराओं में बहता है। अब इनका जिक्र क्यों कर रहे हैं, हमें ये पता कि फेफड़ों में रक्त पहुंचाने का काम भी तो धमनी और सिरा ही करती है, क्योंकि कोशिकाओं तक ले जाने का काम। यहाँ जो देखो, एक आता है आपका हृदय और एक होते हैं अंग, ठीक है गुरुजी। अंगों से हृदय की ओर जो जाती हैं वो कौन जाती हैं, सिरा। और हृदय से किसकी ओर, अंगों की ओर जो जाती हैं वो जाती है धमनी। ये कंडीशन है ना, यानी कि हृदय से जो रक्त जाएगा वो जाएगा धमनियों के माध्यम से, और जो जाएगा वो जाएगा, ठीक है, यानी कि आएगा वो सिरा के माध्यम से। अब यहाँ सिरा का मतलब है कि अगर हृदय को हम ऐसे करके जूं का तो बना लेते हैं हल्का से, ये हमने कहा ये हृदय है, इसमें हमने कहा था 4 चैम्बर होते हैं, 4 इसमें वाल होती हैं। 4 चैम्बर है, 4 इसमें वाल है। एक ट्रैक स्पीड वाल होती है, एक मेटेरियल वाल होती है, एक आपकी
प्लूरलरी वाल होती है। देखो प्लूरा जो द्रव होता है वो हमने कहा था फेफड़ों के जो बाह्य आवरण है प्लूरा द्रव भरा रहता है, प्लूरा द्रव भरा रहता है ना। और प्लूरा द्रव और इसके बीच में हार्ट के बीच में जो नस लगी हुई है हमारी, यानी कि यहाँ से जो लगी हुई है किसके फेफड़ों के बीच में, वो क्या है आपकी प्लोमेंड्री धमनी है ना, प्लोमेंड्री धमनी है या सिरा है। देखो ये रक्त को हार्ट से ले जा रही है, तो हार्ट से ले जाने वाली कौन है, धमनी होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ इन दोनों का काम उल्टा है, यहाँ काम होगा उल्टा, ये होगी कौन आपकी सिरा, ठीक है। सॉरी धमनी है ना, रक्त बहेगा उल्टा, सॉरी रक्त बहेगा उल्टा, इसमें क्या जाएगा, अशुद्ध जाएगा। फिर इसी से दोबारा वापस आ रहा है हार्ट में, तो वो कौन है, हार्ट में लाने वाली कौन थी, सिरा थी। लेकिन वो शुद्ध रक्त आ रहा था, रक्त शुद्ध आ रहा था। तो कहने का मतलब है इस तरह हमारा हार्ट और हमारे लंग्स आपस में जुड़े रहते हैं। अब इसमें जो हमारी धमनी और सिरा है, देखो किडनी का काम क्या होता है, किडनी इसने कहा फिल्टर करने का काम, फिल्टर कौन करता है, रक्त को छानना। रक्त अभी हमने शुद्ध किया फेफड़ों में कर दिया, छानने का काम कौन करेगा, फिल्टर कौन करेगा। हृदय तो पंपिंग कर रहा है, बस पंप करने का काम है उसका और कोई काम है नहीं। अब जो छानने का काम करता है वो करता है वृक्क, ठीक है। यानी कि रक्त को शुद्धिकरण तो होता है ऑक्सीजन में, लेकिन उसे फिल्टर करने का काम कहाँ होता है, वृक्क में होता है। अब इस जो रक्त के साथ में हमारा देखो क्या चला हुआ था, हमने कहा यूरिक एसिड बढ़ जाता है ना रक्त में, ठीक है। तो यूरिक एसिड को कम करने के लिए देखें, यहाँ हमने कहा कि एक जैसे चाय की छाड़नी होती है, छड़नी लगा दो तो छड़नी लगाएगी, वो उसे छानने का काम करेगी। तो मुख्य जो उत्सर्जन अंग होगा वो कौन होगा, वृक्क होगा, क्योंकि फिल्टर का काम तो ये कर रहा है ना। अब जो किडनी है हमारी, जो वृक्क है, वृक्क अगर आकृति में देखते हैं तो कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, यानी कि जैसे सेम का बीज होता है। आप ये देख सकते हैं कि कैसा होगा ये, जैसे एक सेम का बीज होता है ना, सेम का बीज कुछ इस तरह का होता है। इसे हल्का सा और ये ऐसे कर दो, और तो बीच में अगर हम देखते हैं तो बीज कुछ सेम का बन के ऐसा आ जाता है। तो हमने पहले सेम के बीज की आकृति इसकी बना दी। देखो आकृति बनाने का मतलब, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ नेफ्रॉन, यहाँ से आपको क्वेश्चन आया है नेफ्रॉन किसकी इकाई है, उसने ये पूछा था, ऑप्शन ये रहे, ठीक है ना। तो हमें पता वृक्क मतलब किडनी। अब नेफ्रॉन होता क्या है, पहले वहाँ चलते हैं। देखो हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर रहे थे वृक्क की। तो वृक्क की संख्या कितनी होती है आपकी, वृक्क की संख्या होती है 2, ठीक है। यानी कि हमारे शरीर में जो किडनी होती है, किडनी की संख्या कितनी है, 2 है, एक दाईं और एक बाईं। बड़ी कौन सी होगी, दाईं होगी या बड़ी बाईं होगी। देखो हमने कहा शरीर का दायां अंग मजबूत है, दायां अंग पूरा प्रॉपर, चाहे दायां हाथ हो, दायां पैर हो, दाईं किडनी हो, दायां लंग्स हो, कुछ भी हो, तो दायां हमारा मजबूत होगा, तो दायां क्या है, बड़ी है। तो दाईं किडनी हमारी क्या होगी, बड़ी है। तो यहाँ पर हमने कहा 2 हमारे पास किडनियाँ होंगी, एक दाईं और एक आपकी बाएं, ठीक है। आकृति सेम के बीज के आकार की हमने इसमें आपको बता दी कि सेम के बीज के आकृति इनकी दोनों की होगी, ठीक है गुरुजी। इस तरह के अगर हम बनाते हैं, अब इनके बीच में जो हम धमनी और सिरा की बात कर रहे थे, यहाँ पर 2 धमनी होती हैं, एक धमनी होती है और एक सिरा होती है, ठीक है जी, जिसे महाधमनी और महासिरा कहते हैं। महाधमनी क्यों कहा, क्योंकि एक अपोजिट डायरेक्शन में चलती है ना, हमने कहा था शुद्ध और अशुद्ध रक्त को लेके जाती है। तो एक हमने क्या दिखा दिया आपको, धमनी है, और एक हमारी सिरा है। और सिरा का और धमनी का हमने कम्युनिकेशन आपको अभी बताया, ठीक है जी। अब ये दोनों क्या होंगी आपस में, मतलब एक दूसरे से अलग होती है वैसे तो ये। अब ये जो हमारी धमनी, वैसे तो ये भी फिर से भागों में विभक्त हो जाती है। अगर भाग में विभक्त करना चाहते हैं तो ऐसे करके इसे फिर से लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें भाग में भी विभक्त नहीं करने, क्योंकि काम हमें किससे है, यहाँ से है। तो हमने कहा कि सेम के जो बीज की आकृति थी वो हमारी किसकी होगी, किडनी की। किडनियों की संख्या होगी 2, दाईं बड़ी होगी, बाईं छोटी होगी, ठीक है। अब ये जो धमनी और सिरा आई है, एक सिरा है एक धमनी है, आप किसी को सिरा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ भी, ठीक है जी। सिरा है, दूसरी क्या हमारी धमनी है। लेकिन ये महाधमनी है और ये महासिरा है, जिसे हम पुलमोनरी सिरा और पुलमोनरी धमनी कहते हैं, ठीक है ना।
तो ये दोनों इससे जुड़ी होंगी, एक तो होती है लेके जाने वाली और एक होती है लेके आने वाली, तो दोनों जुड़ी होंगी, हम डायरेक्टली कह सकते हैं। तो ये जो हमारी जुड़ी होती है कुछ, यानी कि जैसे अगर मैं यहाँ से बनाते हैं तो एक हमने कहा कि इसके अंदर आपको ऐसे करके जुड़ी रहती है और ये फिर से इसके कई भागों में विभक्त हो जाती है ऐसे करके, ठीक है जी। तो ये इसमें जुड़ी रहेगी और एक और इसके साथ में कौन है, हमने कहा था यहाँ पर आपको धमनी भी जुड़ी रहेगी। तो दोनों ये इससे एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। इसके बाद जो बाहरी आवरण होता है, यहाँ इसके बाहर एक आवरण होता है जिसे आप संपुट कहते हैं, ठीक है जी। बाहर के आवरण को कहते हैं संपुट। अंदर इसमें कुछ आपको इस तरह के छल्ले दिखाई देंगे, ठीक है जी। अगर हम इसे पूरे को बनाते हैं, ये कुछ छल्ले दिखाई यहाँ पर आपको देते हैं और इन छल्लों के बीच में हल्की सी आपको बहुत बारीक बारीक नसें दिखाई देंगी ऐसे करके, जिन्हें कहते हैं हम नेफ्रोम। हाँ जी, अभी असली तो सारे आएंगे, दोनों की संरचना कुछ ऐसी ही होगी। तो इन्हें हमने कहा कि जो इस तरह की आकृति बनी रहेगी वो क्या होगी, हमारी नेफ्रॉन कौन होती है, यहाँ होती है। यानी कि मुख्य काम फिल्टर करने का नेफ्रॉन का होता है। जैसा आपने देखा चाय छाननी है तो चाय छाननी में हैंडल लग गया, हैंडल लगने के बाद अब उसमें देखा हो प्लास्टिक का वो लगा रहता है जिसमें चाय छानते हैं। अब हल्की जो जाली है वो जाली है नेफ्रॉन, यहाँ से ये क्या करती है, छानने का काम करती है। हालांकि जो इसका भाग होता है ये वाला जिसमें नेफ्रॉन पाए जाते हैं पूरे पर, इसे हम कहते हैं मेड्यूला। ये क्या है हमारा मेड्यूला। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मेड्यूला क्या है। तो मेड्यूला क्या किससे संबंधित है, आपकी किडनी से संबंधित है, किडनी से। अब किडनी हमने कहा पूरी जो आकृति है बीच की से हमने क्या कह दिया, मेड्यूला कहा। इसके बीच में छोटे छोटे खांचे हैं, खाने हैं, उन्हें हमने क्या कह दिया, आपके नेफ्रॉन कह दिया। चलो वो भी लिख देते हैं, तो जो नीचे लिख देंगे जो छोटे छोटे अंग हैं उन्हें हमने कहा नेफ्रॉन। ठीक है गुरुजी, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो तीन चीज़ हो, संपुट हो गया, मेड्यूला हो गया और आपका नेफ्रोम हो गया। और इससे जो संपुट होता है इसे वर्कुलर भी कहते हैं, ठीक है जी, लेकिन वो हम अभी छोड़ देते हैं, इसमें पूरा पूरा हमारे चलेंगे। अब अगर ये जो हमारे जहाँ पर नेफ्रोम के लिए खांचा बना हुआ, खांचा से दिखाई दे रहा ना, इसे कहते हैं वृक्क पिरामिड। पिरामिड या हम ये कह सकते हैं किडनी का जो पिरामिड होता है वो जिस पे हमारे नेफ्रोम लगे हैं, जिस पर हमारे नेफ्रोम लगे हैं, ये क्या है आपका वृक्क पिरामिड है, पिरामिड। ठीक है गुरुजी, तो वृक्क पिरामिड किस पे लगा रहता है, वो इस प्रकार से आपको लगा रहता है। उसके बाद हमारे क्या रहता है कि इसमें बीच में और थोड़ी सी क्या होती है, हल्की हल्की यहाँ पर नसें रहती हैं जिसे कैलिजेशन कहते हैं। वो माइनर और आपकी मेजर दो प्रकार की होती है, एक माइनर होती है और एक आपकी मेजर होती है। लेकिन मुख्यतः अगर हमने यहाँ तक देखा कि इस प्रकार की हमारी किडनी होगी। अब इसमें जैसे हमारी किडनी है, ये हटा दे रहा हूँ इधर से, जो अंग थे नेफ्रॉन ये है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या है, ये नेफ्रॉन है। अब ये हमें समझ आ गया, मेड्यूला है आपका, संपुट है, नेफ्रॉन है, ये कंडीशन हमारी होगी। मुख्य काम कौन कर रहा है, नेफ्रॉन करता है। हालांकि अगर हम इसकी संरचना करते हैं तो ये भी अलग से चलेगा। जैसे अगर हम नेफ्रॉन को बनाते हैं, देखो वैसे तो किडनी में सबसे छोटा भाग क्या है, नेफ्रॉन है, ये इसका एक अंग है। अब जो नेफ्रॉन है इनकी अगर हम संख्या को देखते हैं तो इनकी जो संख्या वो लगभग 8 लाख है। यानी कि जो इनकी संख्याओं को देखते हैं, ये जो इकाई है, हाँ, तो इनकी संख्या कितनी है, कम लगभग कितनी है, 8 लाख है। 8 लाख किडनी मैंने गुरुजी, 8 लाख का ये बना पिरामिड। हाँ, एक पिरामिड में लगभग 8 लाख इनकी संख्या है। अब अगर पूरे को देखते हैं तो ठीक है, बहुत बड़ा बैठेगा। अब देखो किडनी के अंदर छोटे छोटे अंग हैं, उनमें भी नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की संख्या कितनी है, 8 लाख, कितना बारीक होगा। लेकिन जब इसका अध्ययन किया गया तो फिर देखा गया कि जो नेफ्रॉन है वो कुछ इस तरह का आपका बना होता है। यानी कि अगर हम नेफ्रॉन को देखते हैं तो वो कुछ इस तरह का फिर से बना रहता है, ठीक है जी। और जो इस तरह का बना रहता है तो इसे कहते हैं बोमेन संपुट। सबसे ऊपर का जो भाग होता है इसे कहते हैं बोमेन संपुट, ठीक है जी। ये क्या होता है हमारा बोमेन संपुट।
और जो आपका यहाँ ये भाग दिख रहा है, यानी कि जैसे हम फिल्टर करने वाली बात कर रहे थे, तो फिल्टर करने का काम कौन करेगा इसमें भी? ये जाली वाला भाग करेगा ना। तो ये करता है गलो में क्या, गलो में रूबीन, क्या गलो में बेरून करता है। ठीक है गुरुजी। तो ये क्या होता है, ये इसके सबसे ऊपर वाले ढांचे पे रहता है। अब हम ये कह रहे हैं जो वोमेन शैम्पूट है, इसका काम क्या था आपका? ये इसके ऊपर की झिल्ली है। देखो अगर हम किडनी के अंदर के, किडनी में से हमने कहा नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की इकाई ये क्या था, यानी कि आपसे ये पूछा जाता है ना नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन की जो इकाई है वो कौन है? ये दोनों नेफ्रॉन की इकाई है। और नेफ्रॉन किसकी इकाई है? आपकी हाँ ग्लोमेरुबिन, हाँ ग्लोमेरुबिन। ठीक है जी, ग्लोमेरुबिन जो है वो किसकी इकाई है? नेफ्रॉन की। वोमेन शैम्पूट किसकी है? आपकी, ठीक है, नेफ्रॉन की। तो अगर यहाँ से भी पूछते हैं कि जो ये अब की बार तो हमारा क्या था, नेफ्रॉन बड़ा बड़ा दे दिया था, लेकिन अगर ऐसे करके पूछते हैं तो यहाँ से कंडीशन आ जाती है ना। तो फिर आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। अब इसके बाद कंडीशन ये रहती है कि देखो ये जो हमने फ़िल्टर दिखाया, ये फ़िल्टर का काम कहा था ना, हमने कहा कि ये पूरा क्या करता है? फ़िल्टर का काम करता है। जैसे आपने नाम सुना होगा डायलिसिस, सुना ना? डायलिसिस क्या होता है? ये डायलिसिस की कंपनी है, मतलब जो कंडीशन है डायलिसिस की कंडीशन ये है ना, खून की सफाई करना ही डायलिसिस है, दूषित पदार्थों को यहाँ से निकालना। कृत्रिम डायलिसिस क्या होता है हमारा, यानी कि आपको डायलिसिस को कृत्रिम किडनी भी कहते हैं, डायलिसिस को कृत्रिम किडनी भी कहते हैं। कई बार ये देखा होगा किडनी खराब होगी तो क्या करते हैं, आपका डायलिसिस करते हैं, तो वहाँ क्या हो जाएगा, फिर ये कंडीशन आ जाएगी ना। तो यहाँ से एक तो कंडीशन आपको ये ध्यान रखने की, ये क्या करती है? सफाई करने का काम करती है। अब यहाँ से निष्पादन का काम कौन करती है? निष्पादन का मतलब ये है कि देखो ये जो दोनों किडनियाँ थी, ठीक है गुरुजी, अब इनके बीच में यहाँ से कुछ ऐसे करके दो नलियाँ जुड़ी रहती हैं, और इन नलियों पर क्या रहता है हमारा? मूत्राशय, ठीक है जी। और नीचे रहती है हमारी मूत्र नली, जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है। इसके जरिए से क्या करता है, ये बाथरूम के रास्ते निष्पादन कर देता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं ये हमारा क्या है? मूत्र मार्ग है। ये मूत्राशय है जिसमें मूत्र हमारा इकट्ठा रहता है। नीचे हमारा क्या होगा? यूरेथ्रा होगा, जो यानी कि मूत्र मार्ग सबसे लास्ट का, ठीक है। ये मूत्र नली है, ये मूत्र मार्ग है, ये मूत्राशय है, ठीक है जी। तो इस यानी कि इसके जरिए से क्या होता है, ये पूरे रक्त, मतलब रक्त को फिल्टर करके उसमें से क्या निकाला इसने? यूरिया, और उसका क्या कर दिया इसने? निष्पादन कर दिया। तो इस काम किसका हो गया? आपका किडनी का। देखो किडनी के अंदर आते हैं तो इनका अलग अलग काम था। अब जो बचा हुआ, देखो जो फिल्टर होके आया, तो हमने कहा था यहाँ धमनी और सिरा जोड़ी है, फिर से वो वापस क्या कर देगा? इसने फिल्टर किया, छड़नी किया और वापस ब्लड को कर दिया। और ब्लड से कहाँ गया? फिर ब्लड से कहाँ गया? वो धमनी के द्वारा किस में गया? अभी ये जाएगा पहले आपके लंग्स में, लंग्स से मिलेगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेके जाएगा ये हार्ट में, हार्ट लेके जाएगा ऐसे अंगों में, फिर अंगों में से जो खर्च करना है खर्च कर लेंगे, क्योंकि सब्सन में हमने बताया 21 में से 4% खर्च कर लेता है, 17 बाहर फेंक देता है, ठीक है। फिर से बाहर इसे प्रोसीजर में लेके आ जाएगा। तो ये कंडीशन रहती है हमारी किसकी? आपकी किडनी की। तो किडनी में सबसे हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहला जो भाग है, आपसे अगर मैं क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि किडनी का सबसे ऊपर का जो भारी भाग होता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, बाहरी भाग। देखो या तो आपको रहेगा संपुट लिखा हुआ, संपुट अगर नहीं है तो आपको क्या रहेगा? मेड्यूला। ये मेड्यूला किडनी की इकाई है ना, बाकी हाँ किडनी की इकाई, ये सारी इकाइयाँ ही चल रही हैं। अगर पूछ रही है कि मेड्यूला इकाई है तो किसकी इकाई है? किडनी की है। लेकिन मेड्यूला ओब्लेटा आपके मस्तिष्क में पाया जाता है, हाँ, लेकिन मेड्यूला के साथ में ओब्लेंटा भी जोड़ दिया गया वहाँ। यहाँ खाली मेड्यूला है। मेड्यूला संपुट लिख दिया जाए तो मेड्यूला संपुट किससे? किडनी से है, कोई दिक्कत नहीं। अधिवृक्क से है तो हम ये कह रहे हैं ना, अधिवर्क इसके ऊपर होता है। हमने इसमें दिखाया था ना जब वो पढ़ा रहे थे आपकी उत्सर्जन तंत्र, सॉरी अंतःस्रावी तंत्र ग्रंथियाँ, तो हमने इसमें अधिवर्त बताया था ना, इसके ऊपर यहाँ अधिवर्त होता है, ठीक है जी। तो यहाँ हमने यहाँ तक की कंडीशन हमारी समझ आ गई। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा वो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आपको रहेंगे। अब फिर इसका जो मुख्य काम होता है वो क्या करता है? आपका जो यहाँ से यूरिया निकाल रहा है, यूरिया निकालने से क्या होता है? जो आपका पीएच मान है,
पीएच मान स्थिर रहता है। रक्त आप हमारा अम्ल है, क्षार है? रक्त 7.4 पीएच वैल्यू होती है। पीएच वैल्यू का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो वो क्या हमारा क्षार है। पेशाब हमारा क्या है? ये वो है पेशाब हमारा क्या है? अम्ल है। क्षार कैसे हो जाए, ठीक है जी। तो क्षार हमारा क्या था? रक्त था। अभी एक और बात रहती है, जो किडनी का भार होता है वो कितना होता है? लगभग 140 ग्राम। किडनी का जो भार होता है वो लगभग कितना होता है? 140 ग्राम। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। संख्या इनकी हमने कहा 2 संख्या होती है। दायां बड़ा होता है, हाँ जी, दायां बड़ा होता है, बायां छोटा होता है। इसमें पानी पाई जाता है। इसके जो बाहर की झिल्ली होती है उसे हम कहते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, ये लिख लेना। किडनी की सबसे बाहरी जो परत होती है उसे कहते हैं पेरिटोनियम, ठीक है जी। और बाकी हमने इसमें आपको बताया कि मुख्यतः कौन होता है? आपका नेफ्रॉन होता है, उसके बाद मेडुला है, मेडुला के बाद आपका कोर्टेक्स, जो बाहरी भाग है वो कोर्टेक्स है। वहाँ हमने मेडुला बता रहे थे ना, तो बाहरी भाग क्या है? कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स, ठीक है जी। और मेडुला क्या है? आंतरिक भाग है। ये है आपका आंतरिक, वहाँ उल्टा हो गया था। ये बाह्य है, वो आपका आंतरिक है। 2 कंडीशन होगी हमारी। नेफ्रॉन की संरचना हमें पता लग गया। अब देखो, यहाँ जो रक्त का शुद्धिकरण करके हमने कहा था आपका क्या था? ग्लोमेरुबिन। जो आपका ग्लोमेरुबिन है, इसने क्या कर दिया था? रक्त को फिल्टर किया। जो सही था वो वापस भेज दिया, जो एक्स्ट्रा था वो बाथरूम के रास्ते से हमने कहा वो बाहर उसने निकाल दिया। ये काम किसका था? नेफ्रॉन का। तो यहाँ एक ये कंडीशन आती है, नेफ्रॉन किसकी इकाई है ये हमें पता लग गया। अभी उत्सर्जन अंगों का हमें पता हो गया कि कौन कौन है। धमनी शिरा इससे जुड़ी रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ आपको ऐसे ही आएंगे, किससे क्या निकलता है, ठीक है। हमें यहाँ से आराम से पता हो गया तो हमारा आज का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इसमें लिखाने की अगर हम बात करते हैं तो लिखाने में वही लिखा जाएगा, उत्सर्जन क्या होता है? शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने को हम उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। उत्सर्जन अंग हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे हमने कहा था यहाँ त्वचा है, त्वचा के बाद यकृत है, फेफड़ा है, उसके बाद आपका किडनी है, ठीक है जी। तो ज़्यादा बड़ा तो ये चैप्टर हमारा है नहीं, क्योंकि अगर बड़ा करते हैं तो फिर इसकी और आंतरिक संरचना को खोल लेंगे तो फिर बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमें जो क्वेश्चन आने लायक है वो यहाँ से हमारे हो जाएंगे। मुख्यतः आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से पदार्थ हम किस अंग से निकालते हैं, कौन किसका हिस्सा है। अब इसमें जो हमारी त्वचा है, त्वचा हम अलग से, वैसे हमने इसमें आपको पहले बता दिया त्वचा के बारे में। अभी श्वसन तंत्र में हमने फेफड़ों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बचा हुआ क्या हमारा? लीवर बचा हुआ ना, यकृत, तो उसके लिए हम अलग से देख लेंगे, ठीक है। नहीं वो तो पाचन तंत्र चलेगा अभी हमारा, तो पाचन तंत्र में पूरा अभी हमारा चलेगा, ठीक है जी। अभी एक और कंडीशन आती है जो आपका किडनी खराब होने का चैप्टर है। आपने देखा किडनी खराब कैसे होती है? जरूरी नहीं कि धूम्रपान करने से हो जाए, कई बार ऐसे भी हो जाती है जो धूम्रपान नहीं करते उनकी भी हो जाती है। देखो यूरिक एसिड बढ़ेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा तो क्रिएटिन की संख्या बढ़ जाएगी रक्त में। क्रिएटिन हमारी क्रिएटिन जो होती है, क्रिएटिन मानव बॉडी में कहाँ पाई जाती है? त्वचा में। किंतु अगर ये रक्त में पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा? ये किडनी खराब होनी शुरू है। किडनी खराब का मतलब क्या होता है? देखो मोस्टली ये कहते हैं कि किडनी में स्टोन हो जाती है, पथरी सबसे जल्दी किडनी में स्टोन होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम पानी कम पीते हैं। अगर हम पानी को ज़्यादा पिएंगे तो किडनी स्टोन नहीं होगी। डॉक्टर ये सलाह देते हैं पानी ज़्यादा पियो। पानी से ऐसा क्या है? जो पानी है वो हमारा उपापचय नियंत्रक है ना। देखो हमारे पास में रोगों का एक चैप्टर है अलग से, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि फिजिकल एजुकेशन में रोग का भी दिया है, मानव रोग। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो आपकी किडनी में स्टोन बनती है, पथरी बनती है, वो कैसे बनती है? पानी की कमी से, क्योंकि हम पानी कम पी रहे हैं। लेकिन पानी की कमी से ये कई बार आपने ये देखा होगा कि भाई पालक खाने से क्या बढ़ जाएगी? पथरी हो जाएगी। कच्चे चावल खाने से पथरी हो जाएगी। ऐसा क्या कंडीशन है? देखो हालांकि कुछ लोग पालक नहीं खाते, पथरी होना भी है। चूने की अधिक मात्रा से पथरी बनती है ना। पथरी होती क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। जो यहाँ पर पथरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी बनती है। किसके अंदर?
किडनी के अंदर। अब कैल्शियम मतलब कैल्शियम आता कहाँ से? देखो चूना है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो वो बाहर निकल जाएगा, अगर वही जमना शुरू कर दे तो वो क्या हो जाएगा, पथरी का रूप ले लेगा। आपने कुछ भी खाया और खाने के बाद पानी का सेवन जैसे नहीं करते, तो पानी का सेवन कितनी देर बाद करना चाहिए खाने के? वैसे हाँ, लगभग 30 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 5 मिनट नहीं 30 मिनट बाद खाने के बाद पानी का प्रयोग करना चाहिए, जो डाइजेशन के लिए सबसे अच्छा रहता है। क्योंकि अगर आपने पानी पी लिया डायरेक्टली तो आपने जो लार बनी थी, जो एंजाइम बने थे वो समाप्त हो गए। खाना पचने का है नहीं, वो सड़ेगा। पेट में खाना पचने के बजाय सड़ने का काम कर देगा। तो इसलिए क्या होता है, खाने के 30 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। और अगर हम पानी कम पीते हैं तो फिर क्या, किडनी की सफाई हमारी नहीं होगी, क्योंकि बाथरूम नहीं बनेगा। मुद्दा क्या है, हमने यहाँ सफाई तो कर दी, मतलब किडनी ने सफाई तो कर दी, वेस्ट मटेरियल यहीं पड़ा रह गया, पानी तो आया नहीं। अगर पानी आता तो पानी के साथ में बाहर निकल जाता, और जब पानी नहीं आया तो उसने वो वेस्ट मटेरियल वहीं डाला, अब वो साइड में पथरी बनाने का काम करना उसने शुरू कर